A very good morning everyone and a very happy कृष्ण जन्माष्टमी to all of you। और भगवान कृष्ण आपके जीवन में बहुत खुशियां लेके आए और आप जल्दी से प्रसन्न हो जाएं अपनी मेहनत के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप। जो भी हार्डवर्क आप करें उससे आपको रिजल्ट मिले। चलिए प्लीज क्लास स्टार्ट करते हैं। सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड चार्जेस। हमारे चार्जेस खत्म हो चुके थे, आरोप जो थे वो खत्म हो चुके थे। आज से हमें क्या स्टार्ट करना है? ट्रायल। क्या स्टार्ट करना है सर? ट्रायल। कि ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रफली अभी समझिए कि अगर मैं पूरा हम लोग अगर प्रोसेस समझें तो यहाँ से एफआईआर इंस्टीट्यूट होती है, यहाँ पे चार्जशीट फाइल होती है, यहाँ पर कोग्निजेंस होता है, यहाँ पर जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं जैसे कोग्निजेंस के बाद में इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट आपको देने हुए, ये सारे प्रोविजंस खत्म होने के बाद में, चाहे वो प्रोविजंस हम मान के चलें, जितने भी हम प्रोविजन समझ रहे हैं, वट एवर प्रोविजंस वी आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं उसको करने के बाद में यहाँ पर हमें चार्ज समझ में आता है। ठीक है ना सर? चार्ज फ्रेमिंग की जो स्टेज है उसके जो जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर हमने समझे इन द लास्ट क्लासेस। लास्ट 2-3 जो क्लासेस थे हमने उसको समझा। और देखिए ये जो पार्ट में जब हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ से हम ट्रायल में एंटर कर रहे हैं। कोई भी एडवोकेट नहीं बनता या कोई भी जज नहीं बनता उसको ट्रायल समझ में नहीं आता। तो ट्रायल लोगों को मुश्किल लगता है, टफ लगता है। क्यों? क्योंकि सर इसको याद करना टफ है। लेकिन आज हम एक सर्टेन तरीका याद करेंगे जिससे ट्रायल को याद करना आसान होगा। ठीक है ना? अब मैं प्री की बात कर लेता हूँ। प्री में सेक्शंस आते हैं, ना कि यहाँ से प्री में तो कुछ पूछा नहीं जाता अपार्ट फ्रॉम सेक्शंस। लेकिन मेंस में जो पार्ट यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोर्ट ऑफ सेशन का, वारंट ऑन पुलिस रिपोर्ट यहाँ से पूछते हैं, और दूसरा पार्ट यहाँ से पूछते हैं समन और समरी। अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट नहीं पूछते। तो हम बेसिकली क्या चीज अब ट्राई करेंगे और क्या चीज समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन को कोर्ट ऑफ सेशन क्यों कहते हैं, हम लोग उसको ट्रायल का क्या बोला जा रहा है। सपोज कीजिए जो मैटर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वो समस्त मामले कौन ट्रायल करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है? जहां पे भी ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो फिर वहां पे ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। इज इट सिंपल? इसको समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है, किस तरह से कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ट्रायल किया जाता है, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है सर? प्लीज निकाल लीजिए सेक्शन 248 से हम स्टार्ट करेंगे। 248 से 260, कहां से कहां तक है सर? 248 से 260 इज अ ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। समझते हैं? ठीक है, समझते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है? दिस इज चैप्टर 19, हेडिंग डालिएगा चैप्टर 19 और एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से क्या अभिप्राय है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से क्या अभिप्राय है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? रटने की कोशिश नहीं करेंगे सर, समझने की कोशिश करेंगे। द प्रोविजंस आर इजी, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोविजंस बहुत टफ है, लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है ना सर? सबसे पहले देखिए जो केस स्टार्ट होता है, अब आप नॉर्मली अगर बहुत कॉमन सेंस से सोचें, सर आप गए कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, मान लीजिए एक मर्डर का ट्रायल आप कर रहे हैं, यू आर एन एडवोकेट और आप मर्डर का ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली स्टेज पे क्या होगा? पहली स्टेज पे आप जाके बताओगे, या तो आप बताओगे या फिर पीपी बताएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताएंगे। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के लिए आप एडवोकेट होंगे, लेकिन पीपी भी वहां पर रहेंगे। आप जाके क्या बोलेंगे कि ओपनिंग केस जो होगा, ओपनिंग केस जो कंडक्ट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? पीपी के द्वारा। पीपी साहब जाके बताएंगे कि क्या मैटर है और किस बारे में हम यहाँ पर आए हैं, कौन सा अपराध है, कौन से सेक्शंस में अपराध है, और ये जो ऑफेंस किया गया है किस सेक्शंस में किया गया है, और क्यों हम इस कोर्ट के सामने ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आए, क्योंकि ट्राइबल बाय वो है। हम बेसिक स्टेटमेंट देंगे कोर्ट के सामने। सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन में एक बेसिक स्टेटमेंट दिया जाता है।
जब आप जजमेंट राइटिंग करेंगे तो हम तो वो नॉर्मल फॉर्मेट यूज करते हैं, जिस फॉर्मेट में सारा यही प्रोसेस होता है। आप अगर जजमेंट राइटिंग करिए, आपने क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग करी है, तो उसमें भी हम पहला जो स्टेटमेंट लिखते थे वो ये था कि देखो ये फलाना फलाना मैटर वहां हुआ है और ये केस कमिट हुआ है टू दिस कोर्ट बाय सो एंड सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर आपने वो एक जजमेंट पढ़ा है तो अपना लिखा हुआ, तो पहला पैराग्राफ हमेशा उसी चीज का हमने लिखा है। तो ओपनिंग केस जो होता है वो कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, जस्ट सेक्शन 248 इसके रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है सर, लिखिए प्लीज, मैं साथ साथ समझा लिखाता जाऊंगा। लिखिए सेक्शन 248, सेक्शन 248 लिखिए प्लीज। In every trial before the court of session, in every trial before the court of session, 248 में लिख रहे हैं अपन, in every trial before the court of session, सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण, 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 प्रत्येक विचारण, प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन, अभियोजन का संचालन, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा, लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा, लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by, the prosecution shall be conducted by public prosecutor या PP, conducted by PP। मतलब ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है और ये बता रहा है कि सर भले ही आप राम जेठमलानी क्यों ना हो, भले ही आप टॉप क्रिमिनल एडवोकेट क्यों ना हो, भले ही आप अभिषेक मनु सिंघवी क्यों ना हो, अगर आप किसी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आए हैं अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, तो केस कौन प्रेजेंट करेगा? पीपी। आपसे पीपी को असिस्ट करेंगे। समझ में आई बात? हमेशा नाम किसका रहेगा? पीपी का। यू आर जस्ट असिस्टेंट फॉर द कोर्ट ऑफ सेशन, बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। समझ में? सेकंड सेक्शन लिखेंगे 249, 249, 249 इसमें लिखिए, द चार्जेस शैल बी एक्सप्लेन्ड, द चार्जेस शैल बी एक्सप्लेन्ड, द चार्जेस शैल बी एक्सप्लेन्ड। लगाए गए आरोपों को, लगाए गए आरोपों को, लगाए गए आरोपों को समझाया जाएगा, वो उनका वर्णन किया जाएगा। लगाए गए आरोपों को समझाया जाएगा, वो उनका वर्णन किया जाएगा। द चार्जेस शैल बी एक्सप्लेन्ड एंड एविडेंस shall be given, and evidences shall be given, and evidence shall be given by which accused is found guilty, 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 by which accused is found guilty। हम चार्जेस एक्सप्लेन करवाएंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन कि क्या चार्जेस हैं और क्या हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं। जैसे हम हर चीज में क्या करते हैं सर, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के लाइन जो होती है हमने इसमें चार्जेस एक्सप्लेन किए, दिस इज द ओपनिंग केसेस, हमने क्या चार्जेस के खिलाफ लगाए हैं, ठीक है ना सर, और हमने सारे के सारे चार्जेस को समझाए हैं। आप देखना ये जजमेंट जो हमने लिखा था राजेश यादव वाला और जो उसके साथ जो लूट होती है, ये जजमेंट राइटिंग और राइटिंग क्लास भी इसलिए ली गई क्योंकि मैं चाहता था जब मैं आपको बीएनएसएस पढ़ाऊं तो उस टाइम आप समझ पाएं चीजें किस हिसाब से चली है। जिन बच्चों ने क्लासेस ली है और इनको फॉर्मेट को नोट किया तो उसको पता है कि पहला जो सेक्शन है, पहला सेक्शन सिर्फ एक डिक्लेयर करता है पीपी साहब रहेंगे, दूसरा ओपनिंग केस पर प्रोसिक्यूशन होता है जिसमें चार्जेस एक्सप्लेन करते हो आप, ठीक है, और एविडेंसेस जो भी हैं आपके, आप उसके बारे में लिखते हो, ठीक है। फिर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है, जजमेंट के अंदर यूजुअली ये होता है, लेकिन सबसे पहले जो चार्जेस एक्सप्लेन होते हैं, आपने चार्जेस एक्सप्लेन किए हैं अक्यूज को। नेक्स्ट सेक्शन लिखिए, सेक्शन 250 डिस्चार्ज, इसको इंपोर्टेंट मार्क करना, इसको स्टार लगाना 250। वेरे जुडिशरी में पूछा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो डिस्चार्ज दिया जाता है वो कौन सेक्शन में डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना सर। डिस्चार्ज किस सेक्शन में? देखिए कोर्ट ऑफ सेशन में डिस्चार्ज केवल एक सेक्शन में है, वो है 250। अर्ली इट वाज सेक्शन 227, नाउ इट इज सेक्शन 250। इसमें एक लाइन लिखिए, अगर सपोज कीजिए कोर्ट ऑफ सेशन से चार्जेस बनाए और पूरे चार्जेस लेके गए, कोर्ट ऑफ सेशन ने विदाउट टेकिंग एनी एविडेंसेस, कोर्ट ऑफ सेशन ने विदाउट टेकिंग एनी एविडेंसेस, सपोज कीजिए जब कोर्ट ऑफ सेशन में चार्जेस लिए गए और चार्जेस लेने के बाद में 4 अक्यूज थे, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑन द बेसिस ऑफ चार्जशीट केवल 3 जनों के अगेंस्ट क्या लिया है? कोग्निजेंस लिया है, ठीक है, 3 जनों के अगेंस्ट कोग्निजेंस लिया है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक को वहां पे ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया था एट द टाइम ऑफ टेकिंग कोग्निजेंस, किसके खिलाफ मेरे कोई मैटर नहीं बन रहा, आई एम टोटली डिस्चार्जिंग सो एंड सो अक्यूज।
अब सपोज कीजिए यही सारा केस उसके सामने आएगा, अक्यूज के नाम सबके आएंगे और कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि हाँ इसको कंटिन्यू मेरे को डिस्चार्ज रखना है, मतलब मैं इसको वापस कंटिन्यू नहीं करूंगा एज एन अक्यूज, मैं इसको डिस्चार्ज ही रखूंगा। ठीक है ना सर। डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि आप अक्यूटल हो, आप अक्यूट होंगे, कब होंगे अक्यूट, जब केस को पूरा सुन लिया जाएगा, सारे एविडेंसेस ले लिए जाएंगे, तब आपको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। सपोज कीजिए अभी डिस्चार्ज हमने किसी अक्यूज को कर दिया है, अभी मान लीजिए मैं कोर्ट ऑफ सेशन हूँ, मैंने किसी को डिस्चार्ज कर दिया, सपोज कीजिए मैंने डी को डिस्चार्ज कर दिया है, मैंने उसको उन्मोचित कर दिया है। ठीक है, आई हैव डिस्चार्ज डी, आई हैव डिस्चार्ज डी। अब मेरे को इसके खिलाफ मान लीजिए इन लेटर ऑन स्टेज अगर कुछ एविडेंसेस के अगेंस्ट मिलते हैं, लाइक ही इज द किंग पिन, लेकिन नाम सामने नहीं आ रहा है, या फिर एविडेंसेस में चार्जशीट में पुलिस ने भी अच्छे से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, मैं चाहूँ तो अगर सेक्शन 319 सीआरपीसी में एडिशनल प्रोसिक्यूशन ले सकता हूँ, उसको बोलते हैं अतिरिक्त अभियोजन। मैं लेटर ऑन स्टेज में चाहूँ तो वापस से चार्जेस के खिलाफ बना सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला कि अगर मैंने किसी को डिस्चार्ज किया है तो ऐसा नहीं कि मैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, आगे मैं कर सकता हूँ। तो ये दूसरा सेक्शन बोलता है कि जब आपने पूरे एविडेंसेस रखे कोर्ट के सामने और चार्जेस एक्सप्लेन किए, अगर कोर्ट सेशन को लगता है कि किसी अक्यूज को डिस्चार्ज करना है तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। रटना मत, पहली स्टेज पीपी, दूसरी स्टेज में क्या है, ओपनिंग केस, चार्जेस एक्सप्लेन करो, तीसरी केस में अगर डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज कर दो। ठीक है, अब नाउ सेक्शन 251 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 251 बहुत इंपॉर्टेंट है। 251 इंपॉर्टेंट क्यों है सर? यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रायल, यहां से स्टार्ट क्या हो जाएगा आपका ट्रायल, द डे यू डिसाइडेड। बहुत से लोग कहते हैं, देखिए सर ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, ऐसा है सर, चार्जशीट यहां तक तो होता है क्या, इन्वेस्टिगेशन, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, एफआईआर हुई, उस पर चार्जशीट आई, दिस इज इन्वेस्टिगेशन। जिस दिन से कॉग्निजेंस लिया, यहां से स्टार्ट होता है इंक्वायरी। बहुत से लोग कहते हैं कि जिस दिन आप केस कमिट कर दोगे, कमिट मतलब सुपुर्द कर दोगे टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 232, वहां से हम क्या, या फिर 209, जैसा आपको सही समझ लगता है, यहां तक भी लोग इंक्वायरी ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहां तक इंक्वायरी को हम खत्म कर देते हैं कि भाई जिस दिन आपने कमिट कर दिया वहां तक इंक्वायरी है। ट्रायल शुरू होता है ऑन द डे, जब क्या होता है सर, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है। वेरी गुड, जिस दिन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है, यहां से क्या स्टार्ट होगा सर आपका ट्रायल, एक्चुअल ट्रायल यहां से स्टार्ट होते हैं। अब हम समझते हैं कि सर जैसे 211 हो गया, या फिर जो सेक्शन हमने पढ़े चार्जेस वाले, सर वो सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि चार्ज में क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन के मामले में सपोज कीजिए ये केस था कोर्ट ऑफ सेशन का, हमने कमिट भी किया था मैटर को अंडर 232 या 209 के अंदर, हमने मैटर को कहाँ भेज दिया था, टू द कोर्ट ऑफ सेशन, हमने मैटर को भेज दिया है। सपोज कीजिएगा वी हैव सेंड द मैटर टू द कोर्ट ऑफ सेशन, वी हैव सेंड द मैटर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। यहां से जब हम ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली जो चीज जहां से ट्रायल एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है, एक्चुअल में ट्रायल जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है ना सर, जो आप कोर्ट को बता रहे हो कि सर ये चार्जेस ये इनके तहत हमने आरोप लगाए, इट में डिफर। जैसे आपने पढ़ा होगा सर कि हमने अभी मैंने आपको बताया सेक्शन 249 के अंदर कि जो जो चार्जेस लगे वो एक्सप्लेन करेंगे। सपोज कीजिए पुलिस ने, सपोज कीजिए एक हिट एंड रन का केस था, हिट एंड रन का केस था, पुलिस ने चार्जेस फ्रेम किए अंडर सेक्शन 304A डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, और जो भी इसके साथ में जो भी दो लोग थे तो रीड विद कोर्ट ने पुलिस वालों ने 34 लगा दिए। पुलिस वाला अपना यूज करता है एग्जीक्यूटिव माइंड, वो अपना कार्यपालक मेधा या विवेक का इस्तेमाल करता है। जो भी चार्जेस एक्सप्लेन किए गए हैं बाय द पुलिस ऑफिसर वो आएंगे अंडर सेक्शन 249। कहाँ आएंगे सर, 249 में, कि जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, समझ में आई, आपने बताया। लेकिन जज साहब को अगर लगता है कि जो केस है इट इज नॉट फॉलिंग अंडर सेक्शन 304A, इसमें कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए थे, या फिर 302 या 304 लगना चाहिए था, तो ही कैन और शी कैन
जो भी जज साहब या साहिबा है वो चार्जेस चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे आप देखते होंगे कि पुलिस वालों ने हल्के चार्जेस लगा दिए, पुलिस वालों ने बहुत हेवी चार्जेस लगा दिए। किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके या तो हेवी चार्ज लगा देंगे या फिर निम्न दर्जे के चार्जेस भी पुलिस वाले लगा सकते हैं। अब जो अच्छा वकील होगा वो परेशान नहीं होता इन सबसे, उसको पता है कि कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आएगी एंड आई विल कंटेस्ट माई केस ओवर देयर। मैं वहां पर बहस करके बता दूंगा कि सर देखो 304A तो लगना ही नहीं चाहिए था, या फिर अगर मैं प्रोसिक्यूशन में हूं, अगर मैं अभियोजन में हूं, स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा सर देखो मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि इसने ड्रिंकिंग ड्राइव की हुई थी, और ड्रिंकिंग ड्राइव केसेस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें तो क्या लगेगा 302 लगेगा या फिर 304 लगेगा, या फिर कल्पेबल होमिसाइड लगाओ आप, उसमें 304 लगाओ आप, उसमें आप, क्योंकि उसको आदमी को क्या थी, नॉलेज थी कि शराब पी के गाड़ी चला रहा है। अगर वो शराब पीकर 200-250 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है तो फिर 300 लगाओ या फिर 302 लगाओ, क्योंकि उसका जो एक्ट है वो उस एक्ट के अंदर वो इतनी प्रोबेबिलिटी थी किसी न किसी की डेथ तो कुछ होती। जो भी एलिमेंट्स अगर फुलफिल होते हैं एज पर दैट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, हम उस हिसाब से काम करते हैं। या फिर मैं डिफेंस में हूं तो डिफेंस में बोलूंगा कि सर 304A एक बराबर ट्रायल बराबर चार्जेस लगाए गए हैं। 304A इसलिए लगाए गए क्योंकि शराब प्रूव नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, हाई स्पीड में था, तो किसी भी आप स्टेटमेंट देख लीजिए 161 के, वहां पे कहीं पे भी ये बात साबित नहीं है, ठीक है ना। गाड़ी तेज थी, तेज तो किसी को हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 भी स्पीड तो है नहीं। अगर रोड की लिमिट 80 है और 80 से 100 भी चला गया तो आदमी को वो परमिसिबल मानी जाती है, लेकिन 80 से 150 प्लस जाना डेट इज नॉट परमिसिबल ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बहस होती है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लेड किए जाते हैं बाय द इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कि चार्जेस क्या फ्रेम होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस दिन कोर्ट में बहस होती है हम उसी दिन क्या मानते हैं, फर्स्ट हियरिंग मानते हैं। क्रिमिनल केसेस में फर्स्ट हियरिंग क्या है, पहली सुनवाई की तारीख क्या मानी जाएगी, जिस दिन चार्ज फ्रेम हो रहे हैं। और सिविल केसेस में, सिविल केसेस में नहीं, अभी आपने सीबीसी पढ़ा नहीं मुझसे। सिविल केसेस में दो तुक हैं यहाँ पर, और यहाँ पे दो पर दोनों विरोधाभास हैं। सिविल केस की बात करता हूँ, मतलब क्रिमिनल केस में समझ लीजिए फर्स्ट डे ऑफ ट्रायल मानते हैं हम लोग जिस दिन हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। वैसे ही सिमिलर सिविल केसेस में, कहां पर, सिविल केस में दो पॉइंट है। एक बोलता है ऑर्डर 10 रूल 2, ये ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज का टाइम होता है। यहाँ पर बहुत से लोग, देखिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, आप टकवानी पढ़िए, मुल्ला पढ़िए, उन बुक्स ने इसको फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग माना है। मतलब जो पहली सुनवाई क्या मानी है सिविल में कि जिस दिन पार्टी से ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी कोर्ट कर रहा है। लेकिन हाई कोर्ट में एक सवाल आया 2024 में, उन्होंने हाई कोर्ट ने माना आंसर ऑर्डर 14 रूल 2, जिस दिन इश्यूज फ्रेम हुए, जिस दिन इश्यूज फ्रेम हुए, हाई कोर्ट ने ये आंसर माना कि फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग ये है। क्योंकि क्रिमिनल में भी हम जिस दिन चार्ज फ्रेमिंग करते हैं तो सिविल में भी जिस दिन इश्यूज फ्रेम होंगे उस दिन माना हाई कोर्ट ने आंसर। लेकिन हाई कोर्ट के सामने इतने सारे ऑब्जेक्शन लगाए बच्चों ने, बुक से, केस लॉ से, सबसे, हाई कोर्ट को झुकना पड़ा और आंसर दे देना पड़ा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट वेरी करता है। अगर आप मेरे को कहते हैं कि हाँ सर आप बताइए क्या होना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग क्या होनी चाहिए सिविल के अंदर, तो मैं जाऊंगा ऑर्डर 14 रूल 2 के साथ में। रीजन बीइंग, जिस दिन मैं इश्यूज फ्रेम कर रहा हूं वो मेरे लिए फर्स्ट हियरिंग है, क्योंकि यहाँ से इश्यू फ्रेम नहीं होते, यहाँ से सिर्फ ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होता है, ओरली में एग्जामिन करता हूँ पार्टीज को। ये थोड़ा सा डिफरेंस है सिविल में और क्रिमिनल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में पुलिस वाले ने कोई भी चार्ज लगा दिया हो, अगर आप कोई एफआईआर की कॉपी देखेंगे, आई हैव वन एफआईआर की कॉपी, मुझे एक सेकंड दीजिए, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्क्राइब। सारी चीजें पढ़ाते हैं ना हम लोग की, सब यही पढ़ा है। दिस इज द एफआईआर की कॉपी, ठीक है ना सर, ये एफआईआर कॉपी है। अब मैं आपको यहाँ पर ऑफेंसेस दिखाता हूँ, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब मैं आपको यहाँ पर सेक्शंस दिखाता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना। These are all sections like 323, 341, 427,
ये गाइस अगर दिख रहा है आपको तो दीज आर द एफआईआर की कॉपी, ठीक है। अभी जितने भी चार्जेस यहाँ पर लगाए हैं ये पुलिस वाले ने ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन लगाए हैं, जो भी आपने परिवाद दिया है पुलिस वालों को उसके अकॉर्डिंग दिया है। लेकिन जब इसका ट्रायल होगा, तो वहां पर बहस की जाएगी और बहस करके बताया जाएगा कि सर ये चार्जेस यहाँ पर नहीं लगता या ये चार्ज यहाँ पर लगता है। समझ में आएगी बात? प्रैक्टिकली क्या होता है, क्योंकि अगर आपने चार्जेस सही से नहीं लगाए, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, या फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की स्टेज जो है वो तो जो कोर्ट ट्रायल करेगा वही क्या करेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस लगे करेगा। और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे एविडेंसेस नहीं लिए जाते, ओरली आप एग्जामिन करते हो और आप जो स्टोरी होती है उसके अकॉर्डिंग बात करते हो। बात समझ में आई? चार्ज को डिस्प्रूव प्रूव करना एविडेंसेस में होता है, लेकिन क्या बेसिक चार्ज लगाए जाएंगे ये डिसाइड करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एक बार आप पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ प्लीज। एक बार 250 देखेंगे अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज। अब देखो, आज जो ट्रायल को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ वेरी रिलेवेंट पार्ट। और अगर आपको ये सब समझ में आता है ना सर, तो आपको लो समझ में आएगा और कभी भी सीआरपीसी से डर नहीं रहेगा आपको कि हाँ यार क्या चीज है, ठीक है ना। नाउ कम टू वी हैव डिस्कस द डिस्चार्ज पार्ट, ठीक है सर। देखिए, इफ आफ्टर कंसिडरेशन हियरिंग एज अफोरसेड the judge is of opinion that there is a ground of presuming the accused has committed the offense, जज साहब ने अगर प्रेज्यूम किया है कि इस आदमी ने ऑफेंस किया है, is not exclusively triable by the court of session, he may charge against the accused and by order transfer the case to trial for the CJM or other judicial magistrate and direct the accused to appear before the CJM or the magistrate in the first class as he deems fit. The magistrate shall try offense in accordance with the procedure of the warrant case instituted on the police report. कहने का क्या मतलब है सर, जैसे ये जो सेक्शन है 251 जहाँ पे हम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कर रहे हैं, ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में अगर आप ऊपर वाली चीज देखोगे तो सर ऐसा होता है कि जज साहब रिकॉर्ड पे जो भी मैटर आया है उसको कंसिडर करते हैं और उसको कंसिडर करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर हियरिंग द सबमिशन, मतलब कुछ भी चीज अभी लिखित रूप में नहीं दी जा रही, ठीक है ना सर। जो भी जज साहब ने यहाँ पे सुना पूरे मैटर को, ठीक है ना, एडवोकेट साहब भी खड़े हैं, इनके दूसरे एडवोकेट साहब भी खड़े, प्रोसिक्यूशन खड़ा है हमारा और हमारे एडवोकेट खड़े डिफेंस में। यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं या फिर जो भी ओरल सबमिशंस हो रहे हैं पार्टीज के, उसके बिहाफ पर जज साहब ये तय करेंगे कि क्या ऑफेंस किया है या नहीं किया। सपोज कीजिए मैंने चार्जेस लगाए थे 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, बताया मैंने कि किसी को भी रोकोगे तो आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस होता है। मैंने चार्जेस लगाए थे 392 रॉबरी का, मैंने चार्जेस लगाया 397 का, मैंने चार्जेस लगाया 506 का, मैंने चार्जेस लगाया 34 का, मतलब सबने साथ में ऑफेंस किया है, ठीक है। उस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज कीजिएगा। अब यहाँ पर जो डिफेंस के एडवोकेट है वो आके बोलते हैं कि सर देखो, चक्कू दिखा के लूटा है ये बात कहीं साबित नहीं हुई, या फिर चक्कू की रिकवरी नहीं हुई है सर, उसको सिर्फ हाथों से धमकाया गया था। किससे धमकाया गया था? हाथों से धमकाया गया था। पुलिस ने अभी तक चक्कू की रिकवरी नहीं की है जिस चाकू से धमकाया था, और ये झूठी कहानी है, ठीक है ना। पहले तो पहली बात तो ये हमारे अक्यूज ने काम किया नहीं है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन वाले साहब कि चक्कू दिखाकर लूटा गया, इसलिए वजह से पुलिस ने 397 लगाई। डेडली वेपन के साथ क्या किया आपने, रोबरी या डकैती करी है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। जज साहब ने ये कंसिडर किया, सिर्फ ये एक सिंगल ऑफेंस था जो कि ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। लेकिन आप 392 देखोगे, ये भी ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये भी ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये भी ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो जज साहब ने क्या किया, अब आओ जज साहब ने क्या किया। जज साहब ने क्या किया, इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग द अफोरसेड, जज साहब ने ऊपर सुना था बात, अगर जज साहब को लगता है कि यार देखो मैटर जो है वो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, मतलब 397 प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने भी अपने एविडेंसेस में कहीं चक्कू का रिकवरी जो हुई है वेपन्स की, उसमें चक्कू नहीं रिकवर कर पाई पुलिस। तो आयोग खड़ा था, आयोग को बुलाया कि चक्कू मिला क्या, आयोग ने बोला नहीं सर चक्कू तो नहीं मिला, जो चाकू या छुरा जो भी हथियार था, डेडली वेपन था, वो तो नहीं बरामदगी हुई। तो जज साहब क्या करेंगे, जज साहब देखेंगे कि मैटर इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ये सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। जज साहब क्या करेंगे, ही में फ्रेम द चार्ज, अगर वो चाहें तो चार्ज फ्रेम करके ट्रायल के लिए किसको दे सकते हैं, सीजेएम को दे सकते हैं, या फिर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
बात समझ में है कि आप इसका ट्रायल करो, चार्जेस मैं फ्रेम करके दे रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में जो बहस हुई है, बहस कहाँ हुई है? बहस हुई है यहाँ पर 250 के सेकंड क्लोज में, ठीक है ना सर? जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपके सामने जो केस हमने डिस्कस किया क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। अगर सपोज किसी एडवोकेट साहब अड़ गए कि सर चक्कू की रिकवरी नहीं है, आप सिर्फ पुलिस सिर्फ आप एफआईआर के एजम्पशन पे तो आप ट्रायल नहीं चला सकते ना। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल बनता ही नहीं है। ये ट्रायल कहाँ का बनता है? ये ट्रायल बनता है सर सीजीएम साहब के कोर्ट में, या फिर जुडिशियल साहब की कोर्ट का ट्रायल है सर। ये तो क्या एसीजीएम साहब की कोर्ट का ट्रायल है? क्योंकि सर चक्कू की बरामदगी नहीं है। अगर चक्कू की बरामदगी नहीं है तो 397 नहीं लग रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये प्रोविजन नहीं अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है कि आप केस को ट्रांसफर कर देंगे सीजीएम को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जो पिक्चर आप दिखा पा रहा हूँ, जो पिक्चर में आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है ट्रायल के अंदर, यही ट्रायल होता है सर। मतलब एडवोकेट का रोल, आप ये बात याद रखिए, ये डिबेट होती है कि हाई कोर्ट के एडवोकेट महान है या कोर्ट ऑफ सेशन के एडवोकेट महान है। ये याद रखिए, अगर आप बहुत काबिल है ना सर तो कोर्ट ऑफ सेशन में इतना बड़ा नाम कमाएंगे आप सोच नहीं सकते। आपको बताऊं मैं, हाईकोर्ट जज जो बन रहा है ना आजकल, वो सिर्फ हाईकोर्ट का एडवोकेट ही नहीं बन रहा है। कोर्ट ऑफ सेशन में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट भी कहाँ जा रहा है? हाईकोर्ट का एडवोकेट बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई किसी ने, अभी जजमेंट आया कल परसों में ही, आपको भेज दूंगा जजमेंट, पढ़ रहा था मैं उसे। उसमें ऐसा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट बार में प्रैक्टिस करते हैं, देखो सर हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करता है उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हाई कोर्ट में जज बनने की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिल पाती है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की? हार्डली, मुश्किल से मिल पाती है। जस्टिस यू ललित, जस्टिस आरिफ नरीमन, दीज वर द बिग नेम्स। एक क्लोज है, प्रेसिडेंट की नजर में आप इमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए, है ना? कि कौन सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है? ही मस्ट बी एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लाइन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजर में अगर आप इमिनेंट ज्यूरिस्ट है तो वो तो बहुत कम लोग हैं। आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते करते सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ, ये बहुत रेयर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रेट लगाई कि सर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हाई कोर्ट जज में कंसिडर करना चाहिए। आप प्लीज कॉलेजियम को बोलिए, हाई कोर्ट कॉलेजियम को बोलिए, बस समझ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि हाई कोर्ट कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी कंसिडर कर सकते हैं टू बिकम ए हाई कोर्ट। जैसे मान लीजिए एक राजस्थान का एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा है फ्रॉम द बिगनिंग, तो कभी कभी राजस्थान हाईकोर्ट भी आता है, लेकिन मेजर उसकी प्रैक्टिस कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम मतलब टॉप 5 जज राजस्थान हाईकोर्ट के, अगर वो रिकमेंड करते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट कि इनको आप जज बनाओ हाईकोर्ट का, तो बन सकते हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये समझिए आप कि जितने भी प्रोविजंस हैं यहाँ पर, जो ट्रायल हम लोग ले रहे हैं वो ट्रायल सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ होगा या नहीं होगा पर डिपेंड करता है। अगर आप सेशंस के बहुत अच्छे एडवोकेट है ना सर, कभी आप हाईकोर्ट पलट के नहीं देखेंगे। जितना भी केस तैयार हो रहा है वो कहां से तैयार हो रहा है? सेशन से। अरे हाईकोर्ट का एडवोकेट बहुत लिमिटेड है, उसका स्कोप क्या है? बहुत, एक तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कराना नहीं आता हाई कोर्ट के एडवोकेट को। तुम कितना भी बड़ा हाई कोर्ट का एडवोकेट पकड़ लेना, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कराना नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि हाई कोर्ट में कभी उसने क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही नहीं है। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी मटेरियल कोड अवेलेबल है उससे उस पर ट्रायल होती है। क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं रखता, क्योंकि हाई कोर्ट में एविडेंसेस नहीं लिए जाते। उच्च न्यायालय में साक्ष्य थोड़ी लिए जाते हैं। उच्च न्यायालय में तो सर जजमेंट आया है, जजमेंट के साथ में रिकॉर्ड आया है, पूरा रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ सेशंस रिकॉर्ड मंगा लेते हैं कि ये पूरा रिकॉर्ड है, इसमें मेडिकल एविडेंसेस हैं या इसमें जो भी एविडेंसेस हैं वो सब हाईकोर्ट ने मंगा ली, कॉल ऑफ रिकॉर्ड कर लिया। बात समझ में आई? ये जो जितने भी एविडेंसेस हैं, ये जितने भी एविडेंसेस आपको मिलते हैं सर, ये सारे एविडेंसेस तैयार कहाँ से होते हैं? नीचे से होते हैं। कभी कभी जब मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता था तो मुझे ये हमेशा रियलाइज होता था कि यार एडवोकेट ने इससे ये बात उगलवा ली थी, यहाँ से थोड़ा सा और एग्जामिनेशन होना चाहिए था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक केस का आपको, ठीक है ना सर? जैसे एक पॉक्सो का मैटर है, ठीक है? तो उसमें लड़की का जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, पीड़िता है, उसका एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है ना? लोअर कोर्ट में, पॉक्सो की कोर्ट में उसका एग्जामिनेशन चल रहा है। लड़की की उम्र 17 साल है। डिफेंस एडवोकेट उससे पूछता है कि आप दोनों दोस्त थे? लड़की कहती है कि हाँ सर, पहले हम दोस्त थे और दोस्ती के चक्कर में इसने मेरा फायदा उठाया। ये स्टेटमेंट उसने बोल दिया। मैं आपको बहुत ट्रायल के बहुत प्रैक्टिकल बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे एडवोकेट बनोगे या अच्छे जज बनोगे। अब उसने बोला कि एक बहुत अच्छे दोस्त थे और दोस्ती में ऐसा हुआ हमारे बीच में। वहीं पे वो उसने क्या किया, एग्जामिनेशन को रोक दिया। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा एडवोकेट होता तो पूछा कि अच्छा अच्छे दोस्त थे तो किस लेवल के दोस्त थे या किस स्तर के दोस्त थे, नॉर्मल दोस्ती थी या गहरी दोस्ती थी या दोस्ती में थोड़ा सा प्यार भी था, अलग अलग है ना। दिस इज द क्रॉस एग्जामिनेशन। और कोई भी ऐसा फालतू सवाल तो पूछा नहीं है, सिर्फ दोस्ती थी। अब लड़की ने मान लीजिए किया कि सर मैं तो सिर्फ दोस्त मानती थी उसको, मैं तो क्या मानती थी, सिर्फ। फिर मैं वहीं पे एविडेंसेस एड्यूस करूंगा कि पैराग्राफ नंबर उस पर देखिए आप, स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं मैसेजेस के, उसमें आई लव यू और हार्ट के इमोजीज भी हैं। तो ऐसी किसी दोस्ती थी, मतलब जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बने हैं डेट आर मेड फ्रॉम कंसेंसुअल सेक्स। बात समझिए मेरी आप, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब कभी कभी मुझे लगता है कि यार जब उसने कह दिया कि दोस्ती थी तो यहाँ से और उसको लीड करना चाहिए था ना टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। हमें लगता है कि हाई कोर्ट में जब हम लोग फाइल देखते तो मुझे लगता है कि यार ये बात जब उसने कबूल ली थी कि दोस्त थी, ये बात उसने खुद ने कबूली ना, दोस्त थी, तो दोस्ती को और आगे लेके जाया जा सकता था। और हमारे पास जब रिकॉर्ड आ रहा है तो हम स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, हार्ट के बने हुए, दिल बने हुए, ये बना हुआ, और हम सब देख रहे हैं। मैंने कहा इस पे क्यों कोई कमेंट क्यों नहीं है, या इस पे क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन लीड नहीं हो पाया। हम ये चीज देख रहे हैं। अगर ये एग्जामिनेशन लीड हो जाता और नीचे से चलो कन्विक्शन भी हो जाता, हम हाई कोर्ट दिखाते थे वही वही पिक्चर। हाई कोर्ट को हम वही तो दिखाते हैं जो नीचे क्रॉस एग्जामिनेशन में हुआ है कि देखो सर ये बात उसने बोल दी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसिस नहीं किया। यहां बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में एक्विटल मिलता है हाई कोर्ट से, कोर्ट ऑफ सेशन एक्विट नहीं करता है पोक्सो के मैटर में। ये बिल्कुल 99% बात कीजिए, 99% केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन के पास में प्राइमा फेसी बेनिफिट ऑफ डाउट में एक्विट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। पोक्सो क्या है, स्पेशल लॉ। इसमें सेक्शन 30 की प्रिजम्पशन लगती है, कल्पेबल मेंटल स्टेट की प्रिजम्पशन लगती है, बहुत सारी प्रिजम्पशन लगती है, मानता हूं मैं। लेकिन अगर क्रॉस अच्छे से करवाया हुआ है तो जब आप ट्रायल में जाएंगे यू विल गेट इट, यू विल गेट द रिवॉर्ड। अब हाईकोर्ट में जाएंगे यू विल गेट द रिवॉर्ड। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको चाहिए ट्रायल स्ट्रॉन्ग, क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आई? हमें लगता है कि यार और होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ट्रायल कोर्ट की भी स्थिति बता दूं, मेरी भी ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस करी। सर ऐसा होता है कि बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है पॉक्सो के मैटर्स में, हर चीज पूछी जाए, ये बहुत नहीं करता। क्योंकि फिर कोर्ट भी क्या होता है कि कोर्ट जिससे सामने वाले ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, ऑब्जेक्शन सर पर्सनल क्वेश्चंस हो रहे हैं, और पॉक्सो में बोला हुआ है कि आप ऐसे कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, या फिर आप कोई भी सेक्सुअल प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के सवाल नहीं पूछ सकते, कोर्ट भी परमिट करे ना करे। एडवोकेट की भी तो लिमिटेशन है ना सर, ट्रायल कोर्ट की भी। तो ये बहुत इस तरह के पेचीदगी मैटर्स होते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, whenever you are in the process of trial, question must be asked from the every witness। कहीं से भी लूपहोल मिलता है, आप उसको ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कीजिए। आपको यहां से नहीं मिलेगा, लेकिन हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ये नहीं चाहता कि किसी भी आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट पे आप कन्विक्ट कर दो। नीचे वाले कोर्ट तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा देती है, प्रोसिक्यूशन होता है ना वहां पर, वो सीधा बोल देता है सर देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 30, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द पॉक्सो। लेकिन हाई कोर्ट इन सबको नहीं देखेगा, हाई कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रायल बहुत जरूरी है और ट्रायल को समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही सर इस केस में कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि भैया मेरे बस की जो थी जो वो लगता नहीं कोर्ट ऑफ सेशन का मैटर बन रहा है, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया आर्टिकल सेक्शन 397 को, जो अब बन गया है नाउ इट इज 311। अभी अब क्या बन गया है, 311 है अब बीएनएस के अंदर सॉरी। बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? देखिए मेरे पास आप पढ़ने के लिए नहीं आए हो, पढ़ तो आप खुद भी सकते हो जिस हिसाब से हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। मेरे पास आप आते हो चीजों को समझने के लिए। और जिसने ये केस पढ़ा है ना मेरे साथ, बड़ा तालाब वाला, जिसने केस डिस्कस किया, जिसने इस चीज को नोट किया, वो मेरी बात एक एक पॉइंट समझेगा, मेरा क्रिस्टल क्लियर समझेगा कि हाँ यार ये हुआ है। अब नहीं पढ़ा तो फिर कब कुछ नहीं कर सकता मैं उसका, मैं उसको घर पे जाके तो पढ़ा नहीं सकता ना, पर्सनल ट्यूटर तो होनी है मैं उसका। आज के टाइम की दिक्कत ना ये है, लोग क्या समझते हैं कि सर तो क्या है हमारे, देखिए ऐसा है कि कोचिंग में जो हम पढ़ाते हैं ना, ज्यादा भीड़ भड़क का होता है ना जहाँ पर, वहां पर तो तुम कुछ बोल नहीं पाते, और जहाँ पर कम भीड़ है ना वहां पर बच्चा भी फॉर ग्रांटेड देता है कि सर पर्सनल ट्यूटर है ना। पढ़ाई करने को छोड़ के दिन भर डाउट लेके आता रहता है। कुछ बच्चे इस क्लास में
जिनके डाउट्स खत्म नहीं होते, डाउट रखो, लेकिन डाउट छूटते नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। एक भी सिंगल डाउट, आप तो इतने साल से पढ़ रहे हैं मेरे पास, कभी कोई डाउट छूटा है इतना सा भी? क्यों नहीं छूटा? क्योंकि सर आप लोगों ने उसको चीज को समझा है और अटमोस्ट हार्डवर्क भी किया है घर जाके। क्लास सिर्फ 3-4 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद आप घर जाके क्या करते हैं ये आपको करने का है। ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है ना सर? मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। मजिस्ट्रेट आपको भेज देंगे, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस मैटर का ट्रायल करेंगे, और ट्रायल जो होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन की तरह नहीं होगा। ट्रायल किस तरह होगा? वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। ऐसा माना जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर केस आया है, वैसे ट्रायल होगा। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है ना? अगर मजिस्ट्रेट साहब को भेजा गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा गया है, तो ट्रायल किस तरह से लेंगे? ऑन पुलिस रिपोर्ट लेंगे, ऑन कंप्लेन लेंगे, समरी लेंगे, समन लेंगे। ये भी एक एमसीक्यू में आया हुआ है। जिसका एमसीक्यू कमजोर है सर, उसके लिए भी बता देता हूं मैं, बैरेट को रीड कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आपको निकालने हैं, खाली मेक श्योर कीजिए एक चीज को कि बैरेट को थोरोली आपको करना है। थोरोली मतलब थोरोली कंप्लीट A to G बैरेट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ना। प्लीज लिखिए इसमें। हाँ, 250 नहीं लिखवाया मैंने, ठीक है, पहले 250 लिखिए। If court satisfied that no matter is made out, then such accused person is discharged. जहां कहीं भी अभियुक्त को ऐसे लिखिए, अभियुक्त नहीं, जहां कहीं भी न्यायालय को ये लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बन रहा है, तो वह उसे उन्मोचित कर सकते हैं। अब ये नया पैराग्राफ यहाँ पे नया लो यहाँ पर जोड़ा गया। उसमें क्या होता है सर? सपोज कीजिए, प्लीज देखिएगा ध्यान से एक बार। सपोज कीजिए केस को कमिट कर दिया है 232 में, पुराना वाला था 209। केस कमिट कर दिया है, कमिटल हो गया केस का, ठीक है ना सर? अब केस सुपुर्द कर दिया है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन में हियरिंग की डेट नहीं आ रही है। ये भी होता है। कोर्ट ऑफ सेशन में क्या नहीं आ रही है सर? अरे हियरिंग की सुनवाई की तारीख ही नहीं आ रही है। सपोज कीजिए 4 लोग थे, मजिस्ट्रेट साहब ने सबके विरुद्ध संज्ञान ले लिया। डी का रोल थोड़ा डाउटफुल था, तो मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि मैं इसके खिलाफ कोग्निजेंस तो ले रहा हूं, लेकिन जब चार्ज फ्रेमिंग होगी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, उस टाइम आप बात रखिएगा। मुझे इसका रोल थोड़ा डाइसी लग रहा है। मजिस्ट्रेट साहब ने इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट भी दे दिया कि इसका रोल संदिग्ध है, न्यायालय जैसा उपयुक्त समझे वैसा आदेश करे। न्यायालय कौन सा? सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट। जुडिशियल ने क्या बोला कि इसके रोल में इसकी जो भूमिका है इसमें संदिग्धता है, जैसा न्यायालय उचित समझे वैसी कार्रवाई करे। अब सर ऐसा है, डी जो था वो तो अननेसेसरी फंसा हुआ है इस मैटर में, ठीक है ना? अब भैया चार्ज फ्रेमिंग हो 251 में, तब जाके तो डी फ्री हो पाए, डिस्चार्ज हो पाए। अब क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग नहीं होगा तब तक तो छूटने का कुछ मतलब ही नहीं है उसका। अब सर ऐसा है कि कमिटल के बाद में तारीख नहीं पड़ रही कोर्ट की। कमिटल के बाद में क्या हुआ सर? तारीख नहीं पड़ रही कोर्ट की। तो अब इन्होंने क्या किया कि आदमी खुद भी चाहे तो कमिटल होने के बाद में विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है सर? इस दिन से 60 दिन के भीतर एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन किसके लगाएगा सर? सेक्शन 250 की, सेक्शन 250 की क्या लगा देगा? एक एप्लीकेशन, एक आवेदन उसका कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक लाइन नोट लिखिए नीचे लग करके लिखिए, the accused can prefer an application for discharge within 60 days from the date of committal
अंडर सेक्शन 232, फ्रॉम रेट ऑफ कमिटल अंडर सेक्शन 232, फ्रॉम रेट ऑफ कमिटल अंडर सेक्शन 232। लिखिए, अभियुक्त भी धारा 232 के अधीन, धारा 232 के अधीन, अभियुक्त भी धारा 232 के अधीन सुपुर्दगी 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 की तारीख से 60 दिन, सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर, 60 दिन की अवधि के भीतर, 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन हेतु आवेदन कर सकेगा, उन्मोचन हेतु आवेदन कर सकेगा। ये 120 डेज को याद रखना, ये जो 60 डेज है इसको याद रखना। इट माइट बी आस्क्ड इन एनी प्रीलिम्स और फर्दर एग्जामिनेशन, ठीक है ना सर। ये चेंज हुआ है पॉइंट, तो इसके चांसेस हैं दैट दे विल आस्क यू इन सर्टेन नेक्स्ट आरजेएस प्रीलिम्स, अगले आरजेएस के लिए इसको पूछा जा सकता है, इसको प्लीज तैयार रखिएगा। अगला कीजिए प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आफ्टर consideration of the record, after consideration of the record, after consideration of the record, सत्र न्यायालय अभिलेख और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात, सत्र न्यायालय अभिलेख और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात, the court of session after considering the record or the documents before it may order for discharge, may order for discharge of the accused, may order for discharge of the accused, may order for discharge of accused। विचार करने के पश्चात उन्मोचन का आदेश दे सकते हैं, उन्मोचन का आदेश दे सकते हैं, उन्मोचन का आदेश दे सकते हैं। Such order shall be a reasoned order, such order shall be a reasoned order, such order shall be a reasoned order। ऐसा आदेश, ऐसा आदेश, ऐसा आदेश, ऐसा आदेश एक 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 कारणों को लेखबद्ध करने वाला होगा, ऐसा आदेश एक कारणों को लेखबद्ध करने वाला होगा। अब सुनिए मेरी बात, देखिए जो भी अब आदेश आएंगे ना आज करने वाला हो, सबके अगेंस्ट क्या लगेगा? रिवीजन। क्या लगेगा सबके अगेंस्ट? रिवीजन। रिवीजन सिर्फ एक जगह नहीं लगती, वो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन नहीं फाइल होता। अब इसका रीजन आप समझिए, जितने जल्दी आप समझोगे ना, अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण नहीं लगेगा, पुनरीक्षण नहीं लगेगा। रिवीजन कौन करेगा? हमेशा आपकी ऊपर वाली कोर्ट, और रिव्यू कौन करेगा? आपकी समानांतर कोर्ट। रिव्यू सीआरपीसी या बीएनएसएस में नहीं है, एक्सेप्ट जजमेंट ऑर्डर का जो होता है उसको छोड़ के। अब समझिए बात मेरी थोड़ी सी, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल ऊपर से ना चीजें नहीं चली जाएगी। सर ऐसा है, आई हैव शेयर्ड ए जजमेंट विद यू। एक बार मैंने एक जजमेंट शेयर किया था आपको, जिसमें लिस्ट दी हुई थी कि कौन कौन से ऑर्डर का रिवीजन होता है। किसी को पता है? मैंने एक लिस्ट भेजी थी, एक पूरा केस भेजा था, उस केस में डिस्कस किया हुआ था कि किन किन ऑर्डर्स के रिवीजन होते हैं। कोई बात नहीं समझा तो मैं भी समझा। सर ऐसा है, जैसे एक बला है, उसको कहते हैं हम लोग रिवीजन। मैं इसको आपको अलग से भेज दूंगा, अभी ढूंढने जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, पर आई हैव फॉरवर्डेड ए जजमेंट टू यू। जब मैं एपीओ के मेंस का बेस ले रहा था, उस टाइम मैंने जजमेंट की कॉपी भेजी थी आपको, किसी ने संभाल के रखा होगा तो उसके पास होगा। ऐसा था सर, इस केस में होता क्या है समझने की कोशिश करना। सर ऐसा है, रिवीजन का मतलब होता क्या है? रिवीजन का मतलब ये होता है कि सर अगर आप किसी भी ऑर्डर से नाखुश हैं ड्यूरिंग द ट्रायल या फिर ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो आप उसके अगेंस्ट क्या लेके आएंगे? रिवीजन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? रिवीजन लेके आएंगे। जैसे सपोज कीजिए कॉग्निजेंस लेना था और कॉग्निजेंस नहीं लिया, या कॉग्निजेंस क्यों ले लिया, ठीक है ना सर, उसके अगेंस्ट क्या लगा देते हैं हम लोग? रिवीजन लगा देते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट पिटीशन अलग है और रिवीजन अलग है। रिवीजन का मतलब होता है कि आप उसकी जो हायर कोर्ट है उसके पास जाके क्या लेंगे? रिवीजन लेंगे। जैसे मैं आपको कल केस पढ़ा रहा था, मैंने आपको कल वो बताया था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसमें मैंने आपको एक केस बताया था कि सर बैंक वाले ने क्या कर दिया? एफआईआर दर्ज कर दी, बैंक वाले ने एफआईआर दर्ज करा दी है। और बैंक वाले जब एफआईआर दर्ज करवाई है, सुनिएगा सर ध्यान से, बैंक वाले ने एफआईआर दर्ज कराई 406 के अंदर, जो अब क्या बन गया हमारा, जो भी नया सेक्शन बना है 316 बना है शायद, 316 है, उसमें बैंक वाले ने एफआईआर दर्ज करा दी फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। एफआईआर के ऊपर कोग्निजेंस भी ले लिया मजिस्ट्रेट साहब ने, क्या ले लिया? उस पर कोग्निजेंस ले लिया। हम भाग के गए टू द कोर्ट ऑफ सेशन, और कोर्ट ऑफ सेशन जाके हमने कहा कि सर देखिए
रिवीजन लगाई हमने कोर्ट ऑफ डिसीजन में और बोला था हमने क्या, मैंने बोला था सर देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बैंक ने जो हमें पैसा दिया है वो ट्रस्ट के बेसिस पे नहीं दिया है, कोलेटरल लिया है तो पैसा दिया है, तो सर इसके ऊपर कॉग्निजेंस होना नहीं चाहिए और पहले से तो एफआईआर नहीं होनी चाहिए, क्वाशिंग होना चाहिए, तो एफआईआर गलत है इस पे और मजिस्ट्रेट आपको कॉग्निजेंस लेना ही नहीं चाहिए था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैंने आपको केस बताया था? तो इंक्वायरी का ऑर्डर क्या है? कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस भी ऑर्डर होता है। रिवीजन कहां नहीं लगता? रिवीजन नहीं लगता टू द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पे। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को अगर आपको सिंपल एक लाइन में बताना है तो मतलब सर ऐसे आदेश जो कि केस की मेरिट्स को प्रभावित नहीं करते, मतलब मामले के गुणागुण को जो प्रभावित ना करे, सच केसेस वी डज नॉट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केसेस। जैसे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर वो होते हैं जो कि मेरिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इनका मामले के गुणागुण पर कोई भी प्रभाव नहीं है, किसने अपराध किया है किसने अपराध नहीं किया उस पर कोई भी कमेंट नहीं होता, तो वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, इस पर रिवीजन नहीं लगती। लेकिन डिस्चार्ज किया है आपने किसी अक्यूज को तो उस पर रिवीजन लगेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या डिफॉल्ट बेल पर लगाओगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट क्या आप उस जजमेंट के अगेंस्ट लगाएंगे? अब ये जो जजमेंट है ना सर, दीज जजमेंट्स हैव टू बी डिस्कस्ड। जैसे सपोज कीजिए देयर इज सेक्शन 91 इन सीआरपीसी, हमें बीएनएसएस की सेक्शन में बता रहा 91 क्या पढ़ा था हमने? हमने सर 91 सीआरपीसी में जो भी उसका सेक्शन होगा हमने पढ़ा था कि जब कभी भी किसी डॉक्यूमेंट सर्च ऑफ, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी चीज की आवश्यकता है तो उसमें डीएम एसडीएम और ये सब क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। याद करो वो सेक्शन, डीएम एसडीएम जेएम ये क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास करेंगे, सर्च ऑफ ए पर्सन और थिंग है, ठीक है, किसी भी चीज की आवश्यकता है तो 91 में ऑर्डर पास होता था। वो भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है, वो भी केस की मेरिट्स प्रभाव, मतलब वो एक क्या है, एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर है तो केस की मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहा। सपोज कीजिए एक ट्रक पकड़ा, सपोज कीजिए एक ट्रक पकड़ाई में आया और ट्रक को जो पकड़ा उसके अंदर थी शराब। क्या थी? शराब। ये ट्रक इसने, जो ट्रक का जो ओनर है उसने ट्रक उन किराए पे दिया हुआ था किसी को, ठीक है भाई 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, ट्रक किराए पे दे देना, इसने किराए पे दिया हुआ। अब सपोज कीजिए जो शराब थी ट्रक के अंदर, अब ये 10 दिन से ट्रक थाने में खड़ा है, 10 दिन से पुलिस स्टेशन में खड़ा है और जो ट्रक का ड्राइवर है उसको पकड़ रखा है। मकान मालिक आया, उसने जो मकान मालिक है, जो ट्रक का मालिक है, उसने बता दिया देखो सरकारी बीच में एग्रीमेंट है, मैंने ट्रक किराए पे दिया हुआ है इसको। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की नहीं, कार्रवाई करते तो फिर जज साहब सुनाते, जब एग्रीमेंट दिखाया था तो तुमने क्यों छोड़ा, क्यों क्यों पकड़ कर रखा। अभी ट्रक 10 दिन से थाने में खड़ा है, इस ट्रक की किस्त भी जाती होगी, इस ट्रक का ईएमआई भी होगा ना सर। तो इस ट्रक जो खड़ा है थाने पर, अगर आपको भाई ट्रक को तो आजाद करो ना, इसे जो शराब उसको निकाल दो, शराब को कलेक्ट करके जो आपका जो मुद्दा माल का गोदाम है, गोदाम में रखो ना शराब को, ट्रक को तो रिहा करो, ट्रक ने क्या बिगाड़ा है? ये है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। हम ये नहीं डिसाइड कर रहे कि केस में किसने ऑफेंस किया है किसने ऑफेंस नहीं किया, जैसे आपने सीपीसी में पढ़ा होगा इंटरलोकेटरी ऑर्डर है ना, और ऑर्डर 39 रूल 6 से लेकर 10 तक है ना सर, इसमें कोई भी पेरिशेबल नेचर का गुड्स है या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो खराब हो जाएगी जल्दी से, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इंटरलोकेटरी ऑर्डर निकालते हैं उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर रिवीजन नहीं लगता, बाकी केसेस में क्या लगता है, रिवीजन लगता है। एक कॉग्निजेंस ले लिया रिवीजन लगेगा, डिस्चार्ज कर दिया रिवीजन लगेगा। जो भी छोटे छोटे ऑर्डर्स आ रहे हैं ना बीच में जो केस के मेरिट्स को प्रभावित कर रहे हैं, तुमने जो मेन अक्यूज था उससे को डिस्चार्ज दे दिया यार, अब पार्टी अपील में तो नहीं जा सकती, लेकिन पार्टी कहां जाएगी, रिवीजन में। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने डिस्चार्ज दिया है तो हम कहां जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे रिवीजन लेके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक क्रिमिनल पेपर में ऑर्डर नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, लेकिन रिवीजन की एप्लीकेशन आ सकती है। यू टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। रिवीजन की एप्लीकेशन जब भी सोल्व करनी है तो उसमें हमेशा ये कि आप मेरिट्स को नहीं छेड़ेंगे। समझ में आ रही है आपको? There's a wonderful judgment I have shared to you guys, but I don't know where you guys missed it. देखिए मैं जो भी जजमेंट आपको भेजता हूँ ना, प्लीज उसको संभाल के रखा कीजिए, क्योंकि सर ऐसा है कि ये जो जजमेंट्स होते हैं ना, ये जजमेंट्स बहुत ढूंढ के मैंने निकाले होते हैं कि आप लोगों के लिए, कि आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा से, ताकि आप लोग वकालत करोगे तो आपको भी थोड़ी हेल्प मिले कि कहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं होता। इट्स ए एलिबरेटिव लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट एक तो दिया हुआ है कोर्ट ने, जहाँ पर आप
लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आई डोंट नो वेयर इस जजमेंट नाउ, मेरे को ढूंढना पड़ेगा पुराने चैट्स में, सब जाना पड़ेगा कि जजमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, पर प्लीज आप एक बार देखा कीजिए। I have found one judgment of Supreme Court. Whether they have provided a list or not, I don't know. They also not provided a list. There is a list in with respect to कि वो interlocutory है या नहीं है, ठीक है ना। एक बार पुराने जजमेंट्स में देखूंगा, वहां पे मैंने शेयर किया आप लोगों को कि इंटरलोकेटरी क्या है, मतलब ऐसा है उसमें पूरा दिया हुआ है कि रिवीजन किन किन के अगेंस्ट लगेगी, उसका जजमेंट है ये। अगर आप प्रैक्टिस करते हो और आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो ट्रायल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, वो बहुत मैंडेटरी है, ये बात समझ लो। अब वो केस को मैं दोबारा ढूंढूंगा आपको, जो पुरानी चीज संभाल कर रखता है वो देखिएगा, वो पुराना बच्चा है अपना, साथ ही देखना एक बार, ठीक है ना, मिले तो आपको। अदरवाइज आई विल अगेन शेयर, मेरे पे पीसी में तो होगा ही, मेरे पीसी में तो रखा ही होगा। बट द थिंग इज दो जजमेंट्स आर वेरी रिलेवेंट, और वो आपको समझ में आना चाहिए कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें पूरी लिस्ट में डिफॉल्ट पे लगेगा नहीं लगेगा, वो सब पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। एक केस का नाम लिखिए, अमरजीत सिंह ढिल्लो वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। अमरजीत सिंह ढिल्लो, अमरजीत सिंह ढिल्लो ढिल्लो वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिस इज 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट will decide the Supreme Court will decide whether whether revision application maintainable against a default bail order against a default bail order against default bail order passed under section 167 clause 2 167 clause 2 167 clause 2 हिंदी में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि कहा गया कि 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 कहा गया कि डिफॉल्ट जमानत के आदेश के फलस्वरूप डिफॉल्ट जमानत के आदेश के फलस्वरूप डिफॉल्ट जमानत के आदेश के फलस्वरूप पुनरीक्षण याचिका या पुनरीक्षण का आवेदन या पुनरीक्षण का आवेदन, कहा गया कि डिफॉल्ट जमानत के आदेश के फलस्वरूप पुनरीक्षण आवेदन लगाया जाएगा या नहीं, लगाया जाएगा या नहीं, लगाया जाएगा या नहीं, ये न्यायालय को निर्धारित करना होगा, ये न्यायालय को निर्धारित करना होगा, ये न्यायालय को निर्धारित करना होगा, ये न्यायालय को निर्धारित करना होगा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। दिस मैटर हैज बीन रेफर टू द 3 जजेस बेंच, ठीक है ना सर। इस मैटर को कहाँ रेफर किया है, क्योंकि इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, देयर अपीयर्स टू बी नो डिसीजन बाय दिस कोर्ट ऑन दिस इश्यू दो देयर आर सेवरल जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। भाई हाई कोर्ट के तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं दिया कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है ना सर, डिफॉल्ट बेल भी मेरिट्स को प्रभावित करता है। आपने किसी को डिफॉल्ट बेल दे दिया तो डेफिनेटली वो मेरिट्स को प्रभावित करेगा, इंडिया नहीं करेगा। आप बताओ, अगर डिफॉल्ट बेल दे दिया किसी को, चार्जशीट फाइल नहीं हुई 60 और 90 दिन के अंदर, क्या आप इसको मेरिट्स पे प्रभावित मानेंगे? मद्रास हाईकोर्ट कहता है नहीं मानेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट कहता है मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है कि ये सिंपल एक ऑर्डर है, ये एक सिंपल इंटरिम ऑर्डर है, ये सिंपल एक अंतरिम आदेश है, इसको आप इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं बोल सकते।
ना तो ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है और नहीं है कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि केस की मेरिट को प्रभावित करेगा। अरे 60-90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई और आदमी को बेल के लिए जा रहा है, उसके अगेंस्ट आप क्या डिवीजन डाल दोगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिसाइड करेंगे। वेरियस हाई कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दिए इसके रिगार्डिंग। बात समझ में आई? क्योंकि कुछ दिनों में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर वी विल कम टू द रिवीजन पार्ट। लिखिए प्लीज, आगे लिखिए, ठीक है ना, आगे लिखिए। अब लिखिए सेक्शन 251। 251 आप चाहें तो ऊपर ये भी लिख सकते हैं, अगेंस्ट द डिस्चार्ज, अगेंस्ट द डिस्चार्ज। आप एक बार 251 के ऊपर एक बार एक और लाइन लिख लीजिए, अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑर्डर by the court of session revision application may lie. Against the discharge order by the court of session the revision application may lie. सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए उन्मोचन के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन लगाया जा सकेगा। पुनरीक्षण आवेदन लगाया जा सकेगा। हाँ सर, क्या छूटा है? पुनरीक्षण आवेदन लगाया जा सकेगा, ठीक है। लिखिए प्लीज 251 इज अ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखना, इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट the accused has committed an offense, जहां कहीं भी न्यायालय, कोर्ट कौन सा है यहाँ पे? सेशंस कोर्ट है, ठीक है ना सर। अभी हर जगह में सेशन सत्र न्यायालय नहीं लिखा रहा। जहां कहीं भी न्यायालय संतुष्ट है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, has committed an offense which point number A किया है, जो पॉइंट नंबर A नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, 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 then court after framing of charges return it to CJM or JM first, तो सेशन न्यायालय आरोप विरचित करने के पश्चात मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। पॉइंट नंबर बी लिखेंगे अपन अब, wherever such matter is received by चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जहां कहीं भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसा मामला प्राप्त होता है, तो वह उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के अनुसार करेंगे। तो वह ऐसे मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के अनुसार करेंगे।
received by CJM or judicial magistrate first class, then it shall try the matter, then it shall try the matter, then it shall try the matter, then it shall try the matter as if warrant matter instituted upon police report, as if warrant matter instituted upon police report, as if warrant matter instituted upon police report, as if warrant matter instituted upon police report. पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे प्लीज अपन, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे. पॉइंट नंबर 2 नहीं लिखेंगे, ऐसा कीजिए एक स्टार लगा के लिखिए उसी में, क्योंकि यहाँ पे एक और अमेंडमेंट आया है. If the matter is exclusively triable by court of session, if the matter is exclusively triable by the court of session, यदि मामला अन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यदि मामला अन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, स्टार लगाना मतलब न्यू प्रोविजन है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, then the court of session shall frame, then the court of session shall frame charge against the accused, charge against the accused, charge against the accused within 60 days, within 60 days from the first hearing, from the first hearing, within 60 days from the first hearing, within 60 days from the first hearing. विचारणीय है तो न्यायालय, तो न्यायालय, तो न्यायालय सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर, सुनवाई की तारीख से 60 दिवस के भीतर, सुनवाई की तारीख से 60 दिवस के भीतर भीतर आरोपों को लिखित रूप में विरचित करेगी, आरोपों को लिखित रूप में विरचित करेगी, आरोपों को लिखित रूप में विरचित करेगी. देखिए जितने भी ये टाइम बाउंड जो अब कर दिया है ना कोर्ट्स को, ऐसा है इसमें पहले ऐसा होता था सर, जैसे मान लीजिए कोर्ट में कमिटल कर दिया 232 में, ठीक है सर. अब यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट ने सुनना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ कि चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आ गई और कोर्ट यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग के लिए काम करने लगा. अब सर जिस दिन चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज करी तो उस दिन आधे 10-15 मिनट बात हुई कि सर ये चार्ज बन रहा है, वो चार्ज बन रहा है. अब सर इसको निकलते निकलते बहुत सारी तारीख लग गई, तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन से तुमने चार्ज फ्रेम करने स्टार्ट किया ना, उसके 60 दिन के अंदर अंदर तुमको चार्ज फ्रेम कर लेने हैं. ऐसा नहीं कि लंबे लंबे एडजमेंट डाल रहे हो. जैसे क्या होता था ना पहले, जैसे आज तारीख क्या है 16, सपोज कीजिए आज 16 है, तो अब जैसे आज हियरिंग हुई ना सर, तो इस केस की तारीख लगती थी अब 1.5 महीने बाद. कितने महीने बाद? 1 से 1.5 महीने का इसमें गेप आ जाता था कि 1 से 1.5 महीने बाद की तारीख इसमें लगा दी. अक्यूज जेल में रहेगा, मतलब एक से 1.5 महीने मतलब 30-45 दिन से हो गए. फिर मान लीजिए इस दिन जज साहब चले गए छुट्टी पर, किस पे चले गए? छुट्टी पर. तो सेशन जज है वो क्या करेंगे, छुट्टी पे चले गए. अब जैसे छुट्टी पे चले गए, छुट्टी पे जाते ही फिर क्या हुआ, फिर सर फिर तारीख लगी नहीं, और अगली तारीख जो दी गई वो फिर से 1 से 1.5 महीने बाद की दी गई. तो अब इनको टाइम बाउंड कर दिया है कि जिस दिन फर्स्ट डेट है उस दिन से आपको विदिन 60 डेज में क्या करना है, चार्ज फ्रेम हो जानी चाहिए. बात समझ में आई? पहले ऐसा होता था. और वो बेचारा अक्यूज जो था, हम जब हाईकोर्ट में बेल देखते थे तो देखते थे कि सर अभी तक ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ है. हम जो बेल एप्लीकेशन लगा देते हैं, हम कहते थे सर देखो अभी तक चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ है, जबकि कॉग्निजेंस ले लिया सर 2 साल पहले, मैटर कमिट हो चुका है सर, ये कमिटल ऑर्डर है सर, चार्ज फ्रेम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. 6-6 महीने साल भर तक चार्ज फ्रेम ही नहीं होते थे. और चार्ज फ्रेम हो जाएंगे तो फिर अब क्रिमिनल केसेस में क्या होते हैं सर, विटनेसेस होते हैं 50. सीरियस ऑफेंस क्या है, 40 विटनेसेस, 50 विटनेसेस, 20 विटनेस, 25 विटनेसेस. अरे एक विटनेस का जब क्रॉस चल रहा है ना, तो वो 1 से 1.5 घंटा लगा देता है अगर अच्छे से उसका क्रॉस करना है तो. इंपॉर्टेंट विटनेस है तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा खा जाता है कोर्ट का. समझ में आ रही है आपको? तो पिक्युलिटी ये है सीन, अब ये समझ लो कि कोर्ट को भी टाइम बाउंड कर दिया है, क्योंकि अंडर ट्रायल बिजनेस को रोकना है ना सर. अरे सर जेल एक ही आपके पास, उसमें आप कन्विक्टेड भी रख रहे हो, उसमें अंडर ट्रायल भी रख रहे हो, तो अंडर ट्रायल से तो जेल भरी हुई है, कन्विक्टेड लोगों से थोड़ी ना जेल भरी हुई है. जेल किससे भरी हुई है? आप सपोज कीजिए कोई कन्विक्टेड है तो उसको फिर कम्यूटेशन मिल जाता है 5-6 साल बाद. किसी को 10 साल की सजा मिली है, अच्छा आचरण है तो 6-7 साल में उसको छोड़ देंगे खुद ही, भाई ठीक है अभी आदमी सुधर चुका है. कम्यूटल भी तो होता है ना, लघुकरण करके सजा का छोड़ दिया उसको. लेकिन अंडर ट्रायल के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते आप.
सिर्फ एक जमानत का प्रावधान है, वो भी आधी सजा दे दी तो है ना सर 436 ए कि अगर उसने हाफ टाइम अपना निकाल दिया, अंडर को इम्प्रिजन कर दिया है, तो उसको आप जमानत दे सकते हो। तो अंडर ट्रायल को रोकने के लिए आप अंडर ट्रायल मत करो, ट्रायल ऑन विद बाउंड खत्म करो। अरे सर सजा कितनी है उसकी? सजा उसको जो ऑफेंस किया है 7 साल की सजा है, 4 साल तो उसको ट्रायल चलाए, मतलब 4 साल से तो जेल में बैठा है, मतलब सजा सेट ऑफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां से वो अक्यूट हुआ तो फिर क्या करोगे आप? 4 साल तो खा गए ना उसकी जिंदगी के। अभी बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, सारे के सारे आरोपी छूट गए सबके सब। अभी बॉम्बे बम ब्लास्ट की आई ना सर 15-20 दिन महीने पहले, सारे के सारे जो भी बम ब्लास्ट करते सब छोड़ गए, और उसको 20 साल लगे, 21 साल लगे, तो 20-21 साल से वो जेल में बैठे थे। हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल? क्यों जेल में रखा आपने उन्हें? आप समझिए। तो अभी ये टाइम बाउंड कर दिया है, जैसे डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है ना, जैसे आपके सामने सुनना पड़ेगा कि भाई डिस्चार्ज क्यों मांग रहा है आदमी, बात समझ में? या फिर आप ट्रायल अगर स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तो करो, जैसे चार्ज फ्रेम हो जाएंगे फिर तो ट्रायल ही बचा है, फिर तो एविडेंसेस ही बचे। ट्रायल खत्म होते हुए साल 2 साल उसमें खिंच जाता है। बात समझ में आ रही है? क्यों टाइम बाउंड कर दिया हर चीज को? सो नाउ द थिंग्स आर वेरी टाइम बाउंड, ठीक है ना सर। अगला पॉइंट लिखेंगे अपन, wherever trial is to be done by the court of session, wherever trial is to be done by the court of session, जहां कहीं भी, थर्ड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा आपका, जहां कहीं भी सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा, 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 सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। पॉइंट नंबर ए, द कोर्ट ऑफ सेशन shall frame the charges, the court of session shall frame the charges, सत्र न्यायालय आरोपों को विरचित करेंगे, सत्र न्यायालय आरोपों को विरचित करेंगे। पॉइंट नंबर बी, if the accused is physically present, then it shall be read over to the accused and explained. If the accused is physically present, then it shall be read over and explained to the accused. जहां कहीं भी आरोपी शारीरिक रूप से उपस्थित है तो पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, और नंबर सी, if he is available through audio video electronic means, if he is available through audio video electronic means, if he is available through audio or video electronic means, यदि वह श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थित है, तो भी पढ़कर सुनाया व समझाया जाएगा, audio electronic means, then also it shall be read over and explained, पॉइंट नंबर डी लिखना, and ask the accused whether he pleads guilty, तथा आरोपी से पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है, ठीक है सर। देखिए इधर, क्या वो दोषी होने का अभिवचन करता है? सर ये चार्ज फ्रेम क्या था हमने, कोर्ट ऑफ सेशन वाला, और देखो लास्ट में हमने क्या पूछा उसको, प्ली ऑफ अक्यूज, हैव यू अंडरस्टैंड द चार्जेस अगेंस्ट यू, आर यू प्लीडिंग गिल्टी और वांट्स ट्रायल ऑफ द सेड चार्जेस, आर यू प्लीडिंग गिल्टी हम पूछते हैं उससे, ठीक है ना सर, आर यू प्लीडिंग गिल्टी और वांट्स ट्रायल ऑन द सेड चार्जेस। और जब हमने जजमेंट लिखा था इसी के ऊपर, व्हेन वी राइट द जजमेंट ऑन द फॉलोइंग थिंग, हमने वहां पर भी उससे पूछा था, जब इसके ऊपर जजमेंट लिखा था तो देखो वहां पे एक लाइन आती है, आप पॉइंट नंबर 3 देखिए जजमेंट राइटिंग में,
कि हमने चार्जेस लगाए। अब देखिए, आप कहोगे सर दो बार चार्जेस क्यों मेंशन किए हुए हैं? सर ये चार्जेस तो पुलिस ने लगाए एफआईआर में, और ये चार्जेस जो है पॉइंट नंबर 3 में, ये चार्जेस हमने हियरिंग पे लगाए हैं। तो सुनवाई जब हुई ना सर, इस डेट को सुनवाई हुई और इस दिन ये चार्जेस हमने लगाए। बात समझ में आ रही है? अंतर हो सकता है, पॉइंट नंबर 1 में भी अंतर हो सकता है, पॉइंट नंबर 3 में भी अंतर हो सकता है। बात सब प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं। देखिए मेरा काम लो पढ़ाना है, आरजेस बनना, वकालत करना, जो तुम्हें जो बनना है बनो, लेकिन लो अच्छे से पढ़ लो पहले। जजमेंट राइटिंग में भी इस बात का मैंने जिक्र किया कि एफआईआर वाला फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन थर्ड पॉइंट में वो है जिस दिन चार्ज फ्रेमिंग हुई और हमने उसको समझा है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर हमने सब लिखा है, द सेम हैज बीन फ्रेम्ड, read out, explained to the accused. After hearing, understand the charges, the accused denies charges and sought investigation. मतलब he is not pleaded guilty. ठीक है ना? अब accused का देखिए यहाँ पर 313 के एग्जामिनेशन में उसने क्या बोला कि that he is not pleaded guilty. यहाँ पे भी उसमें लिखा है, ठीक है सर? उसने बोला कि he accused, he denied, argued no defense has been produced. ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही, BNS के लिए इतना ही। टेक 5 minutes break, then again we will continue for the BNS part. समझ में आ रहा है सर? ट्रायल, ठीक है ना सर? देखिए मैं इसमें मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सर्टेनली वकालत या जजशिप में हेल्प करेगा, ठीक है ना? जब तक आप इस लो फील्ड से सर्व करोगे आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक बार मजा बहुत आता है सर, प्रैक्टिस में बहुत बहुत मजा आता है, क्योंकि एक देयर इज, यू हैव सर्टेन लिबर्टी जो आपको होती है। पर अब जो लोग साइकोलॉजिकल हेट अगर आप बनाओगे ना इस फील्ड के प्रति, तो फिर दिक्कत आएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को कभी वकालत नहीं करनी, मेरे को टपरी के नीचे नहीं बैठना। अरे भाई टपरी के नीचे कुछ ही घंटे के लिए बैठता है वो, बाकी उसका ऑफिस होता है लेविश, ऑफिस तो अच्छा ही होता है। तो जब वो तो वर्क प्लेस इसलिए क्योंकि भाई जब कोर्ट चल रहा है और कोई क्लाइंट आया कि आप कोर्ट ही आ जाओ, तो वहां कौन से सबको चेंबर मिलते हैं? सबको चेंबर है क्या अवेलेबल? बेंच पे बिठाएगा, लेकिन घर पे जाके तो अच्छे से बिठाएगा ना सोफे पे। तो उसको मत देखिए, उसकी पहचान वहां से नहीं है। समझ में आ रही है? अरे हाई कोर्ट के एडवोकेट से घूमते हैं लोअर कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट्स के पीछे कि 30% कमीशन दे देंगे, 40% कमीशन दे देंगे, हमें केस दे दो। इस तरह से रहता है। भाई आपको ये बात, जो भी फीस लेंगे हम हाई कोर्ट की, 50% कमीशन आपको दे देंगे। ऐसे घूमते रहते हैं। सैटरडे को कभी जाना किसी ट्रायल कोर्ट में, सैटरडे को जाना, सैटरडे मतलब कौन सा, दूसरा और चौथा शनिवार, दूसरे और चौथे शनिवार को जब हाईकोर्ट में छुट्टी होती है, हाईकोर्ट में दूसरा चौथा शनिवार छुट्टी रहता है, पहला और तीसरा चलता है वहां पे भी। अब कभी ट्रायल कोर्ट में जाना, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो होते हैं ना उसमें तो क्या होता है, ऑलमोस्ट मैटर चलते रहते हैं। दूसरे चौथे नहीं, पहले और तीसरे जाना। दूसरा चौथा तो हाईकोर्ट लोअर कोर्ट में छुट्टी है, पहले और तीसरे को जाना, क्योंकि हाईकोर्ट में हर सैटरडे संडे, हाईकोर्ट में हर शनिवार रविवार ऑफ है, और ट्रायल कोर्ट में सिर्फ दूसरे चौथे ऑफ है। तो ट्रायल कोर्ट में कभी भी आप पहले और तीसरे शनिवार को चले जाना, आप देखेंगे बहुत सारे हाईकोर्ट के एडवोकेट्स आ रहे हैं नीचे बात करने, चाय पानी पिलाने कि सर हमारा भी कुछ देखो। तो केसेस कौन देगा भाई? सबका गॉडफादर तो है नहीं ना। एडवोकेसी में जो सबसे टफ चीज है वो क्या है? केस लेके आना ना। और केस कैसे आते हैं? देखिए एडवोकेसी में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि लाइजनिंग बनाने में टाइम लगता है ना। मेरे को एक दिन में तो कुछ कोर्ट का रीडर भी नहीं जानने वाला। जैसे मैं जहाँ पहले प्रैक्टिस करता था, अब तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। आज भी अगर मैं 6 महीने भी बाद भी जाऊंगा ना वहां पर, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। या साल भर बाद भी जाऊंगा तो कोई नहीं पहचानेगा। जैसे सपोज कीजिए एक पुलिस थाना है, मैं वहां पर हर दिन जाता हूँ, केस वेस लाता हूँ, पुलिस वाले से भी मैंने बात की हुई है, पुलिस वालों से मांडोली करता हूँ, सब कुछ मेरे जो भी क्लाइंट के काम होते हैं, ठीक है, वो मैं सब करता हूँ। लेकिन अगर मैं 6 महीने साल भर नहीं गया, आधे पुलिस वाले पहचाने से मना कर देंगे मुझे। द रीजन इज आधे को ट्रांसफर हो जाएंगे, और आप रोज रोज नहीं दिखोगे तो फिर मार्केट में काम कैसे चलेगा? पर एडवोकेसी इज वेरी बायस बिजनेस, इसमें आपके पास बहुत लिबर्टी और फ्रीडम है। 5 मिनट ब्रेक लो यार।